फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो इंडिया साइंस पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेलो प्लस एल्केन्स। यहाँ पर हेलो का मतलब होता है हेलोजन्स। हेलोजन कौन कौन होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और एल्केन्स क्या होती हैं ये आपको पहले से पता है। तो हेलो एल्केन्स क्या हो जाती हैं? एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप। तो मीथेन का बन गया मिथाइल। इस पर हाइड्रोजन की जगह अगर कोई हेलोजन आ जाए, मान लो फ्लोरीन आ गई, तो अब हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। यानी एल्केन में हेलोजन लगा हुआ है। ऐसे ही हेलो एरीन्स क्या होती हैं? एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, ये है बेंजीन। और बेंजीन पर एक हाइड्रोजन हटके अगर कोई भी हेलोजन आ जाए, मान लेते हैं क्लोरीन आ गई, तो अब ये क्या बन गई? हेलो एरीन। अच्छा, अगर ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड बना हुआ है CH2Cl, तो ये भी क्या है? हेलो एरीन। एरोमेटिक कंपाउंड है और हेलोजन भी है, तो हेलो एरीन। और आप लोग याद रखोगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग X से डिनोट करते हैं हेलोजेंस को। मतलब जहां भी X लिखा हुआ है वो क्या है? हेलोजन। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है RX, तो ये क्या है? हेलो एल्केन। R होता है एल्काइल ग्रुप और X हेलोजन है, तो ये हेलो एल्केन है। और कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। मान लो कार्बन है, कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है? 4। अब इस कंपाउंड को देखो, इसमें कार्बन एक साइड कार्बन से अटैच्ड है, बाकी सभी साइड हाइड्रोजन है। तो अगर कोई भी कार्बन एक साइड से कार्बन से अटैच हो, बाकी तीनों साइड कोई भी कंपाउंड हो, लेकिन कार्बन से डायरेक्टली अटैच अगर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन अगर दो साइड से कार्बन से अटैच्ड है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। और कार्बन अगर 3 साइड से कार्बन से अटैच है तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन। और अगर चारों साइड से कार्बन से घिरा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन मतलब क्या है? यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2CH3, कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्ट कार्बन से अटैच्ड होगा। मान लो एक कंपाउंड है इस तरीके का, इसमें देखो हेलोजन कहाँ पर अटैच्ड है? डबल बॉन्ड वाली कार्बन ये दोनों है, और इससे एक और कार्बन अटैच है, उस पर हेलोजन लगा हुआ है। तो अगर हेलोजन डबल बॉन्ड वाली कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर लगा हुआ हो तो हम उसको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड देखो, डबल बॉन्ड वाली कार्बन और उसी पर हेलोजन अटैच्ड है, तो बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, विनाइलिक हैलाइड्स विद डबल बॉन्ड वाली कार्बन से, और ये अलग से डबल बॉन्ड इसमें अलग होगी। ऐसे ही अराइल हैलाइड्स, एरोमेटिक कंपाउंड हो, उस पर अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो अराइल हैलाइड। एरोमेटिक कंपाउंड है, उस पर भी कोई कंपाउंड लगा हुआ है, उस पर अगर हेलोजन लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर। वो हम लोग पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और इस चैप्टर से हम लोग नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 284, एग्जाम्पल 10.1। क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको दे रखा है C5H11Br। इसके स्ट्रक्चर आपको बनाने डिफरेंट, उन सबके नाम देने हैं, और ये भी बताना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शरी ब्रोमाइड है। तो देखो आप कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो।
इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये बस आपको सोच सोच के अपने आप बनाना होता है। देखो ऐसे बना सकते हैं, 2 5 कार्बन, ब्रोमीन यहाँ हो जाएगी, हाइड्रोजन आप लोग लगा ही सकते हो इसमें। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो पेंटेन। और एक कैसी ब्रोमाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो हैलोजन जिस कार्बन पर लगा होता है वो जैसा है वैसा ही हम लोग हैलाइड को बताते हैं। ये वाली कार्बन एक साइड से कार्बन से अटैच है, तो ये कैसी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। तो ये हैलाइड भी कैसा है, प्राइमरी हैलाइड। एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है, इसमें नेमिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो जाएगी, अलग नाम आएगा इसका। और क्या पॉसिबल है, देखो ब्रोमीन यहाँ पॉसिबल है, इसका अलग नाम आ जाएगा। और देखो इस तरीके से पॉसिबल है। तो आपको इसी तरीके से अपने आप सोच सोच के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उनके नाम देने हैं। अब आप लोग इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 10.2। इसमें आपको IUPAC नेम लिखने हैं स्ट्रक्चर्स के, और स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं। तो देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। अब आपको इसको बनाना कैसे है, आपको पता है यहाँ पर कौन होगी, कार्बन। इस तरीके से जो बॉन्ड नोटेशन हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं बॉन्ड, मतलब यहाँ कौन है, कार्बन। यहाँ पर भी कौन है, कार्बन। सेम यहाँ पर भी कौन है, कार्बन। तो इसको आप पहले बनाओ, CH3 उससे अटैच्ड है कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन से ये वाली कार्बन, और इस पर कौन लगा हुआ है, ब्रोमीन। और इस वाली कार्बन से कौन अटैच्ड है, CH3। अब आप लोग आसानी से नेमिंग कर सकते हो। तो कैसे नाम दोगे, सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। देन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले। इधर से अगर जाएंगे तो 1 2 3 4, ब्रोमीन 4 पर आ रही है, बॉन्ड 2 पर आ रही है। और अगर इधर से जाएंगे तो ब्रोमीन 2 पर और 3 पर डबल बॉन्ड। तो इधर से जाएंगे ना, 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आप लोगों को इसी पेज नंबर पर कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, नाम आपको दे रखा है। तो देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एज सच कोई रूल नहीं होता, आप लोग पीछे से स्टार्ट करो। पेंटेन 5 कार्बन बना लो। अब इस पर बाकी कंपाउंड्स को लगाओ, 2 पर क्लोरो, तो 2 पर क्लोरो और 3 पर मिथाइल। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद में एक बार उसको वेरीफाई भी कर लो। अब आप इस स्ट्रक्चर की नेमिंग करोगे तो देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होती है, ये होती है साइक्लोहेक्सेन, जिसमें 6 कार्बन है, साइक्लिक चेन है। 1 पर क्लोरो, ये 1 मान लेते हैं, क्लोरो 1 2 3 4, 4 पर वो बोल रहा है इथाइल, तो C2H5। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। इसका थर्ड पार्ट है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो हेप्टेन बनाओ पहले, 3 4। अब 4 पर टर्शरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4। टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनाते हैं, ब्यूटाइल मतलब कितनी कार्बन, 4, 1 2 3 4। देखो इस कंपाउंड को बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। कार्बन 4 हैं और सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कैसी है, टर्शरी। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। पर आइडो, ये तो आप लगा ही लोगे, आयोडीन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो कंपाउंड है आपका वो क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। इसका जो 5th वाला पार्ट है उसको देखो, वो आपको दिक्कत कर सकता है। 1 ब्रोमो 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो पहले बेंजीन बनाओ, ये हो गई बेंजीन। 1 पर ब्रोमो, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे होगा, 1 2, मतलब जो कार्बन अटैच होती है ये कैसी होनी चाहिए, सेकेंडरी। तो ये हो गई अब सेकेंडरी कार्बन। और ब्यूटाइल है 3 कार्बन, तो ये हो गई। यहां अटैच कर देंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा।
तो यहाँ अटैच कर दो, ये क्या हो गई सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 पर मिथाइल, 1 2 ये है मिथाइल, इस पर CH3। अब आप लोग इसमें हाइड्रोजन तो अपने आप लगा सकते हो ना, कार्बन एक से अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन, ये आप लोग अपने आप लगा सकते हो, CH2, ऐसे इस पर भी क्या हो जाएगा CH2। तो अब आप लोगों को इस चैप्टर के सारे नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्या नेचर होता है। हम लोग जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बात करते हैं। एस्टेटाइन जो होती है वो रेडियो एक्टिव होती है, तो हम लोग उसको स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। अब देखो ये एक पॉसिबल बॉन्ड्स है कार्बन हेलोजन की, कार्बन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड हो, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। अब आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे ग्रुप 17 में आते हैं, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, यानी फ्लोरीन सबसे छोटी, उससे बड़ी क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब आप लोग सोच के देखो, ये कार्बन है, फ्लोरीन छोटी है, इसने ऐसे बॉन्ड बनाया। बॉन्ड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एटम के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, ये कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड। कार्बन, अब क्लोरीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ब्रोमीन क्लोरीन से भी बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगी कार्बन हेलोजन की। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब सोच के बताओ, छोटी बॉन्ड जल्दी टूटेगी या बड़ी बॉन्ड। जैसे जैसे बॉन्ड बड़ी होगी इसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। सोच के देखो, छोटी लकड़ी है आपके पास में और एक बड़ी लकड़ी है, तो बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है। तो नीचे जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड एंथैल्पी यानी वो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए डिक्रीज हो जाती है। ये डिक्रीज का साइन है। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। और देखो कार्बन हेलोजन जो होते हैं इनमें हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हेलोजन्स के पास में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो ये बॉन्ड थी, इसमें कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रही है, पूरा इलेक्ट्रॉन ले नहीं रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है। तो इसकी वजह से फ्लोरीन पर थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। बॉन्ड टूटी नहीं है, अगर टूट जाती पूरे इलेक्ट्रॉन लेती तो नेगेटिव चार्ज, सिर्फ अट्रैक्ट कर रही है तो पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन की तरफ से थोड़ा इधर शिफ्ट हो गए हैं तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, तो बॉन्ड कैसी है, पोलर बॉन्ड है। तो कार्बन हेलोजन की बॉन्ड कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो ध्यान करो, आप लोगों ने फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट पढ़ा है कितना, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस, यही होता है। डाइपोल मोमेंट दो चीज से डिसाइड होता है, चार्ज से, और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब आप लोगों को पहले से पता है कार्बन फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस कम, कार्बन क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, नीचे जाएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें दोनों क्वांटिटी की वजह से CH3Cl यानी कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड होती है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। उसके बाद में फ्लोरीन, ये आपको ध्यान में रखना है, फ्लोरीन का ज्यादा नहीं होता क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी मैटर करता है चार्ज के अलावा। उसके बाद में अपना नॉर्मल ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये डाइपोल मोमेंट का पैटर्न होता है। तो ये बेसिक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स की फॉर्मेशन, इनको आखिर प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से किस तरीके से हेलो एल्केन्स बनाई जाती हैं। अल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OH से। ये किसको बता रहा है, अल्कोहल को।
अब देखो आपकी पहली रिएक्शन है लुकास टेस्ट। मान लो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी कैसे हो गई, इस कार्बन से OH अटैच्ड है, तो जैसी ये कार्बन होगी, ये एक कार्बन से अटैच्ड है तो प्राइमरी, तो अल्कोहल को भी हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल विद HCl in the presence of catalyst ZnCl2 जिंक क्लोराइड। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, इस रिएक्शन में अल्कोहल रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से प्लस H2O। तो रिएक्शन कैसे हो रही है, ये OH रिप्लेस हो रहा है Cl से। अब वास्तव में यहाँ क्या चल रहा है, ये बॉन्ड टूटती है इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इस तरीके से इसकी तरफ टूटेगी। जिसकी तरफ टूटेगी, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इस पर चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कंपाउंड CH3CH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और HCl कैसे है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखो आप लोगों को ये मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला है। जो मैकेनिज्म कुछ डिफाइंड है एनसीईआरटी में, बस वहीं से मैकेनिज्म आते हैं, बाकी और मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता। लेकिन रिएक्शन इतनी सारी हैं, बिना मैकेनिज्म के अगर आप लोग चीजों को रटोगे तो आपको याद ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है सारी। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। अब देखो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव वाला। तो ये बन जाती है CH3CH2Cl और H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर के H2O। इसके अलावा समझो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैटायन, कार्बन पर है तो कार्बोकैटायन। यहां पर एक कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच हुई है। ऐसे ही मान लो सेकेंडरी अल्कोहल होती तो अब भी ये बॉन्ड टूटती है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया और कार्बोकैटायन पर क्लोरीन अटैक करेगी और ये क्या बनेगा, और OH की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन प्लस H2O। अब मान लो टर्शरी अल्कोहल होती तो आपको पता है ये बॉन्ड टूटनी है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, टर्शरी कार्बोकैटायन बना होगा और तब जाकर के उस पर क्लोरीन ने अटैक किया होगा। तो इस रिएक्शन का मेन मैकेनिज्म क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। पहले कार्बोकैटायन बन रहा है, उस पर अटैक हो रहा है। हमने 3 अलग अलग तरीके के कार्बोकैटायन देखे, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड लास्ट टर्शरी कार्बोकैटायन। अब देखो इन कार्बोकैटायन में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो इनमें स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, ये सोचो। ये है पॉजिटिव चार्ज और हमें पता है चार्ज अगर किसी चीज पर आ रहा है तो वो हमेशा अनस्टेबल होती है। अब इन तीनों में स्टेबल वो ज्यादा होगा जिसमें ये चार्ज न्यूट्रलाइज ज्यादा हो रहा होगा। आपको क्लास 11th का हल्का सा याद हो, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। तो एल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट देता है, यानी ये जो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कार्बन को देंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं इसको तो ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसमें 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट, इसमें सिर्फ एक तरफ से, और इसमें तीनों तरफ से। तो ज्यादा स्टेबल कौन, पहले टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये जो रिएक्शन हुई है इसमें टर्शरी कार्बोकैटायन वाली रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो देखो इसीलिए मैंने टर्शरी कार्बोकैटायन वाले केस में ZnCl2 कैटलिस्ट को लिखा ही नहीं है। ये रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के हो जाती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल
किसकी ज्यादा? पहले टर्शरी अल्कोहल की ज्यादा, देन सेकेंडरी अल्कोहल की ज्यादा, देन प्राइमरी अल्कोहल की ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और रिस्पेक्टिवली प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। तो जब ये रिएक्शन होती है टर्शरी अल्कोहल की, तो उसमें बहुत ही इंस्टेंटली टर्बिडिटी आ जाती है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल के केस में कोई टर्बिडिटी नहीं आती है और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी थोड़ी देर से आती है। तो इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन टर्शरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी, कौन प्राइमरी। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, अल्कोहल प्लस हमारे पास है PCl3। रिएक्शन कैसे होगी? OH को रिप्लेस कर देती है क्लोरीन, CH3 CH2 Cl। अब क्लोरीन कितनी है? 3। जरा रिएक्शन बैलेंस करें तो ये कितना हो जाएगा? 3। और ये कितनी बनेंगी? 3 प्लस H3PO3। अब इसी रिएक्शन को जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं? अल्कोहल प्लस PX3, X कौन है? हेलोजन, गिव्स यू 3RX प्लस H3PO3। ये रिएक्शन वैलिड है जब X क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन हो। मतलब अगर यहाँ PBr3 होता है तो भी ब्रोमीन आ जाएगी। क्लोरीन और आयोडीन के लिए ये रिएक्शन वैलिड नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अल्कोहल प्लस PCl5 अगर हो तो रिएक्शन होती है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखो ये रिएक्शन कैसे हो रही है। आप लोग P ब्लॉक में पढ़ोगे कि PCl5 का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ClCl। ये जो तीनों बॉन्ड हैं जो प्लेन में लाई कर रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। और ये जो परपेंडिकुलर बॉन्ड्स हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और PCl5 के अंदर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स वीक होती हैं, एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जो वीक है वो पहले टूटेगी, इक्वेटोरियल बॉन्ड दोनों टूट जाती हैं। तो रिएक्शन कैसे जा रही है? ये बॉन्ड टूटी, OH नेगेटिव R पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन पर एक क्लोरीन चला जाएगा, RCl बन गया। अब ये जो PCl3 है, दो क्लोरीन बॉन्ड टूटी हैं तो उसकी जगह एक ऑक्सीजन आ गया जिसने डबल बॉन्ड बना ली, POCl3 बन गया प्लस HCl। इस तरीके से आप लोग समझोगे तो आपको ये रिएक्शंस याद रहेंगी। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। अब आपको याद रहेगा कि PCl5 ऐसा होता है, दो बॉन्ड टूट जाती है, POCl3 बन जाएगा और OH की जगह Cl आ जाएगी। एक और रिएक्शन देखो, अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन क्या होती है? अल्कोहल की जगह क्लोरीन प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl गैस। ये साइन लगा हुआ है, मतलब ये किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में, ऊपर एस्केप कर जाती हैं। ये मेथड यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर हेलो एल्केन्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनमें से 2 गैसियस फॉर्म में है, तो ये तो एस्केप कर जाएंगे। मिलेगा क्या? हेलो एल्केन। तो ये सब रिएक्शन थी अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाना। अब देखो आप अल्कोहल से इन्हीं मेथड के थ्रू हेलो एरीन नहीं बना सकते हो। मतलब अगर आपके पास में फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। इसमें आप ये रिएक्शन नहीं लिख सकते। Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 आपको क्लोरीन मिल जाए, आप सोचो कि ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस पर क्लोरीन आ जाएगी। तो ये रिएक्शन बिल्कुल गलत। इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर सकती है। इसका हम लोग रीजन समझते हैं क्यों। देखो क्लास 11th में आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा था और वहां पर आप लोगों ने फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे। ये हो गई फिनॉल। अब ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8,
1s2 2s2 2p4। तो सेकंड वाली सेल में बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, जिसमें से देखो एक और एक हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, 4 बचे हुए हैं। तो ये क्या है, लोन पेयर, जिन्होंने कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रखी है। अब जिसके पास में लोन पेयर होते हैं, तो मतलब उसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो तो डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा ना। तो ये दिखाता है प्लस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट। और माइनस आर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है अपनी तरफ। तो आगे भी आप लोग ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर लोन पेयर है वो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, तो वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। जैसे OH ग्रुप हो गया, NH2 अगर अटैच्ड है तो ये भी दिखाएगा। माइनस आर कौन दिखाता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींचेगा। अगर बेंजीन रिंग से इस तरीके का कंपाउंड अटैच्ड है NO2, इसमें क्या है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, जो नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच्ड था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस आर दिखाएगा। लेकिन उससे पहले कोई एटम और फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाए तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके के कंपाउंड माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए COOH, ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच नहीं है, पहले कार्बन है अब उससे ऑक्सीजन है, तो इफेक्ट कौन सा, माइनस आर इफेक्ट। तो अभी यहाँ पर फिनॉल कैसा इफेक्ट शो करेगी, प्लस आर इफेक्ट। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो ये वाली बॉन्ड कहाँ टूटेगी, इस तरीके से। बॉन्ड जिस तरफ टूटी है तो उस पर नेगेटिव चार्ज उस एटम पर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज OH। इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। यहां से ये बॉन्ड टूटी थी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बनती है, बॉन्ड। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब देखो ये वाली बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये कैसे टूटेगी, ऐसे। आपको पता है ऐसे टूटी ये बॉन्ड, फिर ये ऐसे, अब ये ऐसे, ये ऐसे, एक ही डायरेक्शन में ये टूटती हुई चली जाएंगी। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये नेगेटिव, यहां से ये बॉन्ड टूटी है तो यहां पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड इस तरीके से बनी हुई है। ये इस तरीके से, तो यहां पर कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगी, और यहां पर चार्ज कैसा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होगा, जो बॉन्ड बनी थी वो दोबारा से टूट जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गए थे ऑक्सीजन के, वो दोबारा से रिलीज हो गए, और ये नेगेटिव ऐसे टूटी है तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक और बॉन्ड बन गई। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो फिनॉल का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता, हम बना जरूर ये देते हैं, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर सही हैं। तो फिनॉल के अंदर ये रेजोनेंस चलती रहती है। अब देखो ये जो बॉन्ड है जिसको हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कभी सिंगल है, कभी डबल है, देन फिर सिंगल हो जाती है। तो ऐसे बॉन्ड जो ना पूरी तरीके से सिंगल हो, जो ना पूरी तरीके से डबल हो, बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड के पास में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कभी सिंगल कभी डबल। तो ये सिंगल से तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डबल से वीक है। तो इसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसी वजह से फिनॉल के साथ में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। आप आंसर क्या बताओगे, सीधे सीधे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आपको सिर्फ इतना टिक करना होगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। पर आप लोग नोट्स में ये सब मेंशन करना, ताकि ये सारी चीजें आपको याद तभी रहेंगी। पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे उनमें कार्बन और अल्कोहल के बीच में सिंगल बॉन्ड थी, तो उसे तोड़ना आसान था। तो ये सारे रिएक्शन समझ में आए आप लोगों को।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें जो पहला मेथड है वो हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो पहला है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। पहले तो ये समझते हैं आखिर फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। क्लोरीन क्लोरीन और एक है हमारे पास कंपाउंड HCl। इसमें आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो बॉन्ड टूटेगी ऐसे, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या फिर आपको H लिखा हुआ मिल सकता है। H मतलब एनर्जी है, ये आप लोग पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप लोग पढ़ोगे, यूवी रेस लिखा हुआ हो या H लिखा हुआ हो। ये क्लोरीन क्लोरीन कैसे टूटेंगी, इस बॉन्ड का हो जाएगा होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब है एक बॉन्ड बनती है 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रही है वापस, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले रही है, तो चार्ज नहीं आएगा किसी पर। चार्ज कब आता है, जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी पर चले जाते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वापस एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये बन जाते हैं रेडिकल्स। इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाईली अनस्टेबल हैं। जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। और अगर ये हाईली अनस्टेबल हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे होती है। एल्केन कोई भी हो आपके पास में, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 यूवी लाइट, इस तरीके से आपको कंडीशन देगा। यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। क्या करना है आपको, CH3CH2, एक हाइड्रोजन हटा दो, क्लोरीन लगा दो। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी थी, इसमें से हाइड्रोजन हट जाती, प्लस CH2Cl ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। अब जरा मैकेनिज्म समझते हैं, रिएक्शन होती आखिर कैसे है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। सबसे पहले क्लोरीन क्लोरीन का होमोलिसिस होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ये फ्री रेडिकल्स बन गए। अब रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोपोगेशन। इसमें हमारे पास जो एल्केन था वो रिएक्ट करेगा फ्री रेडिकल से। CH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH2 और ये एक हाइड्रोजन। इस रेडिकल की वजह से अब इसमें होमोलिसिस हुआ और यहां से क्या बन गया, CH3CH2, ये रेडिकल बन गया और हाइड्रोजन रेडिकल, और हाइड्रोजन रेडिकल और Cl रेडिकल दोनों ने रिएक्ट किया तो बन गया HCl। रेडिकल रेडिकल रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, HCl बन गया। अब क्या होगा, ये जो हमारा रेडिकल जनरेट हुआ है ये दोबारा से Cl2 से रिएक्ट करेगा। अब ये Cl2 पहले वाला नहीं है, रिएक्शन में तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई सी दूसरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उससे रिएक्ट करेगा। ये रेडिकल है, इसको भी रेडिकल बनाएगा, तो इस बॉन्ड का होमोलिसिस क्या बन जाएगा, CH3CH2। रेडिकल इससे रिएक्ट करेगा, Cl प्लस एक और Cl जनरेट हो गया। तो बेसिकली रिएक्शन में क्या चल रहा है, हाइड्रोजन हट रही है और उसकी जगह Cl आ रहा है। हालांकि ये मैकेनिज्म आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, पिछली साल आप लोगों ने पढ़ा था 11th में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हाइड्रोजन हटाना है, Cl लगाना है। इस तरीके से आप ट्रिक याद रखो, सीधे हाइड्रोजन हटाना है, Cl लगाना है। इसके बाद में एक और स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप, जहां पर रिएक्शन स्टॉप कर जाती है। टर्मिनेट कैसे करती है, 2 रेडिकल मिल जाते हैं और आपस में एक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे मान लो Cl रेडिकल मिल गए तो क्या बना लेंगे, Cl2। इस तरीके से रिएक्शन टर्मिनेट कर जाती है। रिएक्शन में हमने क्या किया है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया है और उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया है। इसमें से हटा दिया, उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया। कहीं से भी हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग सकते हैं, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार हाइड्रोजन हटे।
मे भी पॉसिबल इससे तीनों हाइड्रोजन हट जाएं, तो इस पे 3 क्लोरीन आ जाए, 2 हटेंगे तो 2 क्लोरीन आ जाएंगे, कैसे भी पॉसिबिलिटी है। अब आप लोग क्वेश्चन देखो अपनी एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 10.3। आपको ये वाला कंपाउंड दिया है, इसका फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन करना है, मतलब रिएक्शन हो रही है फ्री रेडिकल रिएक्शन। मोनोक्लोरिनेशन मतलब आपको एक कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाना है। अभी मैंने बोला था एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हट सकती हैं, पर आपको एक बार में सिर्फ एक हाइड्रोजन हटानी है एक कार्बन से। तो देखो पहले तो ये कंपाउंड है क्या, इसको बनाते हैं। CH3 होल ट्वाइस, ये जो ब्रैकेट में बंद होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है ये कंपाउंड इस पर लगे हुए हैं, यानी ये वाली कार्बन है CH और इस पर 2 CH3 लगे हुए हैं, CH3 आगे CH2 CH3, ये कंपाउंड है। अब देखो इसका कैसे कैसे मोनोक्लोरिनेशन पॉसिबल है। हो सकता है एक बार हाइड्रोजन इसमें से चला जाए, हो सकता है एक बार हाइड्रोजन इसमें से चला जाए तो अलग कंपाउंड बनेगा, यहां से हाइड्रोजन आएगी तो अलग कंपाउंड, हो सकता है एक हाइड्रोजन इसमें से चला जाए तो अलग कंपाउंड, और हो सकता है एक हाइड्रोजन इसमें से चला जाए। अच्छा, इसमें से हाइड्रोजन जाए चाहे इसमें से हाइड्रोजन जाए, कंपाउंड सेम बनेगा। वरना आप बना के देखो, यहां पर आप हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाओ, दूसरी बार में यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना, दोनों के नेम सेम आएंगे, वो सेम ही कंपाउंड हो जाएगा। तो आप बना सकते हो, यहां से हाइड्रोजन हटी एक, उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी CH3C, इसमें से हाइड्रोजन हटी, इस पर क्लोरीन आ जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। ऐसे तीसरे एग्जाम्पल में यहां से हाइड्रोजन हटा दो, उस पर क्लोरीन लगा दो। फोर्थ में यहां से हाइड्रोजन हटा दो, उस पर क्लोरीन लगा दो।